व्हाट इज टाइम डायलेशन? टाइम डायलेशन क्या है? क्या समय वाकई ही वैसा है जैसा हम उसे समझते आए हैं, या वैसा ही जैसा हम उसके बारे में मानते आए हैं? क्या समय सबके लिए समांतर है? क्या वाकई में हम समय यात्रा कर सकते हैं? क्यों टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हमें फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की अनुमति तो देता है, परंतु पास्ट यानी कि अतीत में नहीं? क्यों सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचे कि टाइम सबके लिए समांतर नहीं है? क्यों उन्होंने भौतिक विज्ञान में नई सोच को जन्म दिया? जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे टाइम डायलेशन क्या है और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां हम करेंगे कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स और जानेंगे कुछ रोमांचक बातें। दरअसल ये बात उस समय की है जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। दरअसल इस खूबसूरत सी थ्योरी ने हमें लाइट और नेचर के काम करने के तरीके को समझाने में काफी ज्यादा मदद की। अगर आप डीप में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। अगर आसान शब्दों में कहें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नजरिया है या एक पॉइंट है जिसके अनुसार चीजें काम करती हैं। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप अभी रेस्ट पर हैं या आप मोशन में हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर आपका जवाब है कि आप रेस्ट पर हैं तो सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको पृथ्वी के बाहर से देखे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप मोशन में हैं, क्योंकि पृथ्वी यानी कि अर्थ भी मोशन में है। वो दरअसल सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब आप अर्थ पर हैं तो आप मोशन में हैं। तो मान लीजिए आप अपना आंसर बदलते हैं और आप कहते हैं कि आप मोशन में हैं। तो सोचिए कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप रेस्ट पर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप रेस्ट पर भी हैं और आप उसी समय मोशन में भी हैं। दरअसल मेरा जो सवाल था कि आप रेस्ट पर हैं या आप मोशन में हैं, दरअसल वह अधूरा था। आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि आप किसके रेफरेंस से पूछ रहे हैं, आप किसके नजरिए से पूछ रहे हैं। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट के नजरिए से पूछ रहे हैं तो आप कहते कि मैं मोशन में हूं, और अगर आप मेरे सामने बैठे व्यक्ति के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं रेस्ट पर हूं। जी हाँ, हमें रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी रेफरेंस की आवश्यकता होती है। दरअसल एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक रोड पर खड़े हैं और आपके सामने एक कार जा रही है जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है, और आप वहीं देखते हैं कि रोड के किनारे एक पेड़ है और वहां एक बच्चा भी खड़ा है। सोचिए आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस या आपके नजरिए के हिसाब से आपको चीजें किस तरह दिखेंगी। आप कहेंगे जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो पेड़ है वो रेस्ट पर है, और जो बच्चा है वह भी रेस्ट पर है। तो सोचिए कि कार में बैठे व्यक्ति के नजरिए या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसी तरह वो पेड़, वो बच्चा भी उसी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब नजरिया यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी मायने रखता है जब आप मोशन और रेस्ट की बात करते हैं। आइए अब थोड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर गौर करते हैं। दरअसल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो प्रिंसिपल पर बेस है। पहला, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेगी। चलिए एक बार इन प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं एक आसान से उदाहरण से। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि एक प्लेन में सवार है और प्लेन की रफ्तार कांस्टेंट है, वो किसी भी तरह बाहर नहीं देख सकता। तो सोचिए कि क्या उसके पास कोई भी ऐसा तरीका है जिससे वो साबित कर सके कि वो मूव कर रहा है? क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट उस प्लेन के अंदर ये साबित कर सकता है कि वो आदमी मोशन में है? जी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा तब ही हो सकता है जब वो बाहर देखे। जी हाँ, यही कहना था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या रेस्ट पर हो तो नेचर के लॉज उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमेशा सेम होंगे। आइए इसे और अच्छी तरह समझते हैं एक और उदाहरण से। मान लीजिए कि आप एक कार में बैठे हैं
और वो कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप उस कार के अंदर अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज को लेके, तो उन सभी पर फिजिक्स के एक ही लॉ काम करेंगे। जी हाँ, यही कहना था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का। आइए अब समझते हैं दूसरे प्रिंसिपल को कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जी हाँ, अगर आप एक स्पेसशिप में बैठ जाएं और एक लाइट बीम को छोड़ें तो वो लाइट आपको भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की दिखेगी और किसी बाहर के ऑब्जर्वर को भी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की ही दिखेगी। जी हाँ, और इस प्रिंसिपल की वजह से टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट बना। अगर आपको और अच्छी तरीके से जानना है काफी सारे थॉट, एक्सपेरिमेंट और उदाहरण के जरिए, तो आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये एपिसोड जरूर देख लें। मैंने काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो इस एपिसोड को एक बार जरूर देख लें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड है। मतलब कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम नहीं करेगी। यानी कि अगर प्लेन एक्सेलरेट कर रहा हो तो तब ये प्रिंसिपल्स काम नहीं करेंगे, ये केवल कांस्टेंट वेलोसिटी पर ही काम करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइम डायलेशन क्या है। दरअसल टाइम यानी कि समय धीरे हो जाता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका टाइम स्लो हो जाएगा उस व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो व्यक्ति मोशन में नहीं है, यानी कि रेस्ट पर है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है पर यह सच है। आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कि आपके पास एक क्लॉक है जिसमें लाइट टिक टॉक कर रही है और आपका एक दोस्त है जो कि एक स्पेसशिप में सवार है। उसके पास भी एक क्लॉक है जो कि सेम आपकी तरह ही काम करती है, यानी कि उसमें लाइट टिक टॉक कर रही है। अब मान लीजिए कि वो आपसे स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रहा है, तो सोचिए कि आपको उसकी क्लॉक की टिक टॉक कैसे दिखाई देगी। दरअसल उसके मोशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि उसकी क्लॉक में लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पर रुकिए जरा, एक बार फिर से सोचिए कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है। वो कहता है कि लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए किसी और चीज को चेंज करना होगा। चलिए मैं आपको इसे और आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर हमें स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखना है तो हमें टाइम या डिस्टेंस को चेंज करना होगा। पर यहाँ पर हम केवल टाइम के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम टाइम डायलेशन समझ रहे हैं। हम यहाँ डिस्टेंस के चेंज होने की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है जिसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम किसी और एपिसोड में जानेंगे। तो जब आपका दोस्त आपसे स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रहा होगा तो आपके दोस्त के क्लॉक की स्पीड आपके क्लॉक के मुकाबले धीरे हो जाएगी ताकि स्पीड ऑफ लाइट दोनों ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहे। मतलब उस स्पेसशिप में मौजूद हर एक चीज के काम करने का तरीका काफी धीरे हो जाएगा। जी हाँ, और इसी वजह से आपके और आपके दोस्त के टाइम में अंतर आ जाएगा और हम इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी कि स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने की वजह से टाइम में अंतर आने को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अब आइए इसका थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है जो कि स्टेशनरी खड़ा है और उसका नाम सौरभ है, यानी कि मैं एक क्लॉक को देखता हूं जिसकी लाइट टिक टॉक कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूं, जैसे स्टेशनरी टाइम जिसे हम टी प्राइम से डिनोट करेंगे और जो क्लॉक की टिक टॉक करने का टाइम है उसे हम टी से डिनोट करेंगे। तो मान लेते हैं कि क्लॉक कुछ वेलोसिटी से मूव करती है, तो वर्टिकल लेंथ जो कि डायगोनली बन रही है, अगर हम डिस्टेंस निकाले तो वो स्पीड इंटू टाइम होगा, यानी कि c स्पीड ऑफ लाइट इंटू t स्टेशनरी टाइम, क्योंकि ये सिनेरियो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा। दरअसल मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट डायगोनली टिक टॉक कर रही है, जिसकी वजह से c इंटू टी प्राइम होगा। बट क्लॉक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो टिक टॉक है वो वर्टिकली ही मूव कर रहा होगा, तो सिंपली उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होगा c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इंटू t टाइम ऑफ क्लॉक। और क्लॉक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेलोसिटी v से, तो हम उसे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा v यानी कि वेलोसिटी ऑफ क्लॉक इनटू t प्राइम। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के। तो सिंपली इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे ये इक्वेशन जो कि है t प्राइम इक्वल टू t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, जहां पर t प्राइम बराबर है स्टेशनरी टाइम के और t बराबर है मूविंग टाइम के
और v बराबर है वेलोसिटी के और c बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के। आइए मैं इस इक्वेशन के आधार पर 3 केसेस के बारे में आपको बताता हूं जिससे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। पहला है कि अगर c ग्रेटर देन v होगा तो आप फ्यूचर में ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर पाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि हम अपने जीवन में तो कोई भी टाइम में अंतर नहीं देखते। जी हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी रफ्तार लाइट की स्पीड के मुकाबले ना के बराबर है। पर अगर आपको अंतर देखना है तो बस आप एक स्पेसशिप बनाइए जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करे और हो जाइए तैयार टाइम ट्रैवल का अनुभव करने के लिए। और दूसरा केस ये कहता है कि अगर c बराबर होगा v के तो टाइम फ्रीज हो जाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। दरअसल हमने जो इक्वेशन निकाली थी t प्राइम इक्वल टू t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, तो अगर आप v को c के बराबर रखें तो हम पाएंगे कि अंडर रूट में हमें 1 माइनस 1 मिलेगा जो कि 0 के बराबर होता है और अंडर रूट 0 बराबर होता है 0 के और t डिवाइडेड बाई 0 होगा इन्फिनाइट के, यानी कि t प्राइम इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि c बराबर v पर टाइम फ्रीज हो जाएगा और तब इस पूरे यूनिवर्स को हम बिना कोई टाइम गवाए ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसा सच में होता है। जैसे लाइट रेज बिना कोई टाइम गवाए ट्रैवल करती हैं क्योंकि लाइट रेज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं जिसकी वजह से उनका टाइम फ्रीज हो जाता है। और वहीं तीसरा केस ये है कि अगर c लेस देन v हो जाए तो हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि लाइट से तेज कोई नहीं ट्रैवल कर सकता, तो इसी वजह से हम पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते और खासकर टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और नए रोमांचक सफर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें।